गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच, जो कि फाउंडेशन बैच नंबर आज आपका चौथा स्टार्ट होने वाला है कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन पे। तो सभी लोगों के फोन में क्या आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से जा रही है, वीडियो सही से चल रहा है? तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आवाज वगैरह एकदम क्लियर जा रही है, वीडियो बढ़िया से चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तकलीफ समस्या और प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुरू करें क्लास को। बोलो भाई साहब हाँ या ना, शुरू करें क्लास को। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहली चीज कि हम लोगों को यहां पर करना क्या है, पेन लाइए बुक में। सबसे पहली चीज कि देखो भाई, आज से आपका ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 18 जनवरी से सुबह में 9 बजे, 18 जनवरी से सुबह में 9 बजे ये वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे थोड़ी सी बातें कर लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं, किस किस एग्जाम्स के लिए क्या क्या होने वाला है। तो एक एक चीज पे हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर्स के बारे में बातें करेंगे। देख मेरे भाई, ये बैच आज से शुरू हो रहा है 18 जनवरी से। तो आपके जो भी मित्र बंधु बांधव होंगे, जो लोग एडमिशन करवा लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग आपके मित्र बंधु बांधव का एडमिशन नहीं हुआ है उनका एडमिशन आप आज ही करवा देंगे, क्योंकि सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम चकाचक चल रहा है। चलो भाई, मनीष कुमार, अंजेश कुमार, प्रिया कुमारी, सभी लोगों का ठीक ठाक है। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज कि इस बैच में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपका वर्बल रीजनिंग चलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट वर्बल। आज इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्बल रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। वर्बल रीजनिंग जो होता है ये भारतवर्ष में होने वाले सारे एग्जाम्स में आता है। मैं आपको सीईटी के लिए भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंतर्गत एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों का पीटी जो होगा कंबाइंड होगा। ये 2020 में ही आने वाली थी, लेकिन कोरोना का बहाना लेकर के ये एक्सटेंड होते रही। तो उम्मीद करते हैं कि 2022 में सीईटी का वैकेंसी आपका आएगा, जिसमें रेलवे, एसएससी और बैंकिंग इन तीनों का पीटी साथ में होगा। तो उस सीईटी के लिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर एसएससी के लिए पढ़ाऊंगा, फिर रेलवे के लिए पढ़ाऊंगा, बैंकिंग के लिए पढ़ाऊंगा। भारत में जितना भी एग्जाम्स होता है उन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है भाई साहब। तो ये वर्बल रीजनिंग जो होता है ये सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे आप पीसीएस में दो या फिर यूपीएससी सीसैट में बैठे, ग्रुप डी में बैठे, सब में आएगा ये वर्बल। वर्बल के बाद आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बैंकिंग को छोड़ के सारे एग्जाम्स में आएगा। नॉन वर्बल बैंकिंग के सिलेबस से 2014 में निकाल दिया गया, यानी कि नॉन वर्बल आपका रेलवे में पूछेगा, ग्रुप डी में तो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और उसके साथ साथ आपका एसएससी और सीईटी में भी पूछेगा। साथ ही साथ आपका स्टेट्स का जितना एग्जाम होता है, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, या यूपी एसएससी हो गया, हरियाणा एसएससी हो गया, जितने भी एसएससी होते हैं उसमें आपसे ये नॉन वर्बल पूछा जाएगा। और उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो रेलवे के पीटी और मेंस दोनों के एग्जाम से आता है, वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग के केवल मेंस में आता है, बैंकिंग के केवल मेंस में आता है, पीटी में नहीं आता एनालिटिकल। और एसएससी के मेंस में रीजनिंग है ही नहीं, एसएससी के सिर्फ पीटी में रीजनिंग है। तो पीटी में रीजनिंग है तो पीटी में पूछा जाएगा। एसएससी के आप किसी भी एग्जाम्स की बात कर लें, स्टेनोग्राफर वाले की बात कर लें, एमटीएस की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, सीजीएल की बात कर लें, किसी भी एग्जाम्स में आपका देखिए, जिसमें एक एग्जाम है उसमें तो रीजनिंग है ही 25 नंबर का, 25%, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 इंग्लिश। सीजीएल वाले में मेंस भी है, तो सीजीएल वाले में मेंस भी है तो उसमें आपका रीजनिंग नहीं है, केवल मैथ और इंग्लिश है। और सीएचएसएल वाले में किसी में टाइपिंग है, किसी में डिस्क्रिप्टिव है, तो वो आपका हिंदी वगैरह का है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले आपके सामने वर्बल रीजनिंग का सिलेबस खोलने जा रहे हैं और हम आपसे वर्बल रीजनिंग पे बात करने वाले हैं। तो सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या यहां तक आपका क्लियर है या यहां तक भी आपको कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे बता दें। ठीक है भाई, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आपका आज का क्लास। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पे बातें कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हटाना है, और इसको हटाने के बाद ये हटेगा कैसे?
चलिए, आ चुका है आपके सामने सिलेबस वर्बल रीजनिंग का, और इस वर्बल रीजनिंग के सिलेबस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आपका वर्बल रीजनिंग का सिलेबस और इस पे बात करते हैं। तो चलो भाई लोग शुरू करें वर्बल रीजनिंग के सिलेबस का इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग इसके सिलेबस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हम अभी क्लास शुरू करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप पूछिएगा। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा रीजनिंग के ब्रह्मांड में इससे ज्यादा नहीं कुछ भी होता है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के ब्रह्मांड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, यह बात आप तय मानो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज किसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, रेलवे के एग्जाम्स में आएगा, एसएससी के एग्जाम्स में आएगा, बैंकिंग के एग्जाम्स में 5 नंबर का आएगा, ठीक है भाई साहब। तो इसमें आपका सबसे पहले चलने वाला इनइक्वालिटी, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप सारे बच्चे इसका पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इनइक्वालिटी, असमानता, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले पे चीजों पे मैं पढ़ाता हूं। और पूरे के पूरे एग्जाम्स में बैंकिंग में 5 नंबर आएगा, एसएससी और रेलवे में 1-1 नंबर का आता है। उसके बाद आता है क्लॉक। तो ये जो क्लॉक होता है ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, रेलवे के एग्जाम्स में आएगा, एसएससी के एग्जाम्स में आएगा, बैंकिंग में आरआरबी वाले एग्जाम्स में आएगा। बैंकिंग के आरआरबी में कहिएगा सर बैंकिंग में आरआरबी क्या होता है, आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका ये क्लॉक और कैलेंडर दोनों में से किसी एक चैप्टर्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद होता है डाइस, जो कि काफी पासा छक्का वाला, अरे छक्का समझते हैं, छक्का लूडो, हाँ वो वाला छक्का, 6 से लेके 6 तक लिखा रहता है इसलिए उसको कहते हैं छक्का, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो वाला छक्का नहीं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन हम भी वही समझा रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। तो ये छक्का के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन में कि सूरज जब उगेगा तो किधर से कोई भी आदमी लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन नहीं मालूम रहेगा, लास्ट पॉइंट का मालूम रहेगा तो क्या करेंगे। यानी तमाम प्रकार की चीजें विद इन सेकेंड में भारत के सारे एग्जाम्स में ये आपका आएगा डायरेक्शन। हाँ भाई रोशन कुमार, मैंने कहा कि ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा कंप्लीट सिलेबस। पहले ये वर्बल रीजनिंग वाला समझ लेते हैं, फिर एक एक पार्ट्स करके हम लोग समझेंगे। अभी आपके सामने वर्बल रीजनिंग का सिलेबस खुला हुआ है, सुनिएगा। इसके बाद आपका चलेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या क्या चलेगा, अल्फाबेट में चलेगा पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि इसमें पेयर फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसी चीज का कैसे पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनाना है। डिक्शनरी चलेगा और जबलिंग भी इसी में चलेगा। जबलिंग एक नया टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चे के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन जबलिंग में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अल्फाबेट के बाद आपका चलेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि बैंकिंग के एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग का काफी ज्यादा योगदान रहता है। इसमें स्पेशल कोडिंग, न्यू कोडिंग, तमाम प्रकार की चीजें कोडिंग डिकोडिंग में पूछी जाती हैं, क्योंकि पैसों का मामला है तो कोड में बात करो। क्योंकि कहा जाता है इंसान को कि कभी भी अपने नोटों की गड्डी को कभी दूसरों के सामने मत खोलो, वरना दुनिया अगर देख लेगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अपनी नोटों की गड्डी को दूसरों के सामने मत खोलो। तो ये जो होती है कोडिंग डिकोडिंग, उसको अगर खोलना भी है तो कोड में खोलो ताकि हर कोई समझ ना सके। कोडिंग वही आदमी समझ पाता है जिसे कोडिंग करने का तरीका मालूम हो। जैसे कि हम बोले पटना में एक कोडिंग बड़ा फेमस चलता है कि अगर मान लीजिए कि आज हम जाते समय आपको बोले हाय, तो समझना है कि गांधी मैदान में मिलेंगे, और हम बोले हेलो तो समझना कि इको पार्क में मिलेंगे। यह है कोडिंग। अब अगर मान लो कि कोई आदमी जा रहा है, किसी ने किसी को कहा हाय, तो बस वही समझा कि गांधी मैदान में मिलेगा, और हेलो तो इको पार्क में मिलेगा। यह सिर्फ उसी को पता है जिसको वो कर रहा है। सुना सब कोई लेकिन समझा कोई नहीं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग होती है भाई साहब। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो अपने आप में एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप देखिएगा, एक लड़का एक लड़की के गोदी में सर रख के सुतल था। एक लड़का एक लड़की के गोदी में सर रख के सुतल था। तभी एक दूसरी उसकी महिला मित्र आ गई और पूछ दी कि लड़की कौन है तुम्हारी।
तो लड़का कहता है कि हमारे पिताजी इसके ससुर हैं और इसके पिताजी हमारे ससुर हैं। लड़का कहता है कि मेरे पिताजी इसके ससुर हैं और इसके पिताजी मेरे ससुर हैं। बात समझ रहे हैं ना? लड़का कह रहा था कि मेरे पिताजी इसके ससुर हैं और इसके पिताजी मेरे ससुर हैं। अब वो कंफ्यूजियल है कि कौन लगेगा। तो वो सारी चीजों को हम लोग हल करना है ब्लड रिलेशन में। आप लोग भी बताइएगा। तो लड़का लड़की की गोदी में सर रख के सुतल था। एक दोसर उसकी महिला मित्र आ गई। महिला मित्र समझते हैं, जरा कहते हैं गर्ल फ्रेंड। तो ओकर गर्ल फ्रेंड आ गई। बोली कि लड़की कौन है? तो वो लड़का कहता है कि हमारे बाबूजी इसके ससुर हैं, इसके बाबूजी हमारे ससुर हैं। बताइए वो दोनों एक दूसर का क्या लगता है? वो हम लोग पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन में। और उसी ब्लड रिलेशन को जब हम सबको ना बता करके केवल उसी इंसान को बताना चाहते हैं जिसको कि हम ये कह रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन। तो बात समझ रहे हो भाई साहब? तो हम लोग बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के बाद बात करेंगे रैंकिंग। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, तो कोई भी एग्जाम्स का जब रिजल्ट आता है तो कैसे किसी चीज को सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंकिंग। रैंकिंग में मैं अलग अलग प्रकार के मैंने जो खुद से रिसर्च किया वो मैं बताऊंगा। क्लॉक में भी मैं अपना खुद का बहुत सारा रिसर्च है जो मैं बताऊंगा। इनइक्वालिटी में मेरा बहुत सारा रिसर्च है जिसको मैंने खुद से रिसर्च किया, जो पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावे कहीं अवेलेबल नहीं है, जिसको मैंने खुद से रिसर्च किया। चाहे अल्फाबेट हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे कोडेड ब्लड रिलेशन हो। तो इन सारी चीजों को बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो रैंकिंग में मैंने खुद से रिसर्च किया। जो मेरा रिसर्च किया वो स्पेशल है, मेरे बच्चों के पास होगा। क्लॉक में तो हजारों हैं, मतलब पूरे रीजनिंग में कम से कम होंगे ना तो 1000 ऐसे चीज होंगे जिसको मैंने खुद से रिसर्च किया। क्लॉक के बहुत सारे ऐसे नॉर्मली लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? घंटा मिनट का कौन निकालना। अरे उतना से रिजल्ट थोड़ी होता है यार। रिजल्ट के लिए शैलेश बाबू, रिजल्ट के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा। ऐसे रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट कोई मजाक की चीज नहीं है। रिजल्ट कोई मजाक की चीज नहीं है। रिजल्ट के लिए सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, और मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो रैंकिंग में बहुत सारी चीजों को मैंने रिसर्च किया। पतंजलि मेथड, या फिर कैसे डायरेक्शन या फिर रैंकिंग इंटरचेंज करने के कंडीशंस में क्या होता है, कैसे विद इन सेकेंड में बिना पेन यूज किए सवाल का बना देना है। तो ये सारी चीजें मैंने रैंकिंग में खुद से इजाद किया है। सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब अक्सर बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट काफी आसान है और काफी स्कोरिंग भी है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में एक क्वेश्चन बनने का मतलब 1 नंबर होता है, बट सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, या फिर न्यू पजल हो गया, इन तीनों में एक क्वेश्चन बनने का मतलब होता है, इन तीनों में एक क्वेश्चन बनने का मतलब होता है कि यहां पर कम से कम आपसे 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 नंबर होता है। पूरा का पूरा 8 महीने का सिलेबस होगा ये। 8 महीने में कंप्लीट रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे, और इस फाउंडेशन बैच में पढ़ने के बाद मैं आपको यह आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पजल हो, चाहे न्यू पजल हो, ये तीनों के तीनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्योंकि ये काफी नंबर देते हैं, काफी स्कोरिंग होते हैं। बात समझ रहे मेरे भाई? इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज पे। सीरीज में हमारा खुद का रिसर्च है। होली मेथड, दिवाली मेथड, होली का मेथड पढ़ना है यहां पे हम लोगों को। उसके बाद हम लोग को दिवाली का मेथड पढ़ना है। कहेगा सर होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है? ये जब मैं शुरू करूंगा तब बताऊंगा होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है। होली और दिवाली मेथड से आप सीरीज के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच का अगर कोई बच्चा आपको सजेस्ट किया होगा कि समरेश सर का रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले लीजिए, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सुबह में 550 में एडमिशन होगा 18 तारीख तक, तो वो जो है आपको बताया होगा कि सीरीज का क्वेश्चन पहले नहीं बनता था, लेकिन मेरे क्लास लेने के बाद मेरे सारे बच्चों से सीरीज का क्वेश्चन बन रहा होगा। सारे बच्चे, मेरे किसी भी बच्चे से आप मिलिए जो मेरा फाउंडेशन बैच पर हो। रिपु कुमार, ठीक है? मैसेज हो रहा है ना? तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए।
सीरीज में आपको ये 3 सीरीज पढ़ने होंगी, चाहे अल्फाबेट सीरीज की बात करें, मिसिंग लेटर सीरीज की बात करें, कहते हैं ना बीच बीच में नंबर मिसिंग रहता है, लेटर मिसिंग रहता है, या फिर नंबर सीरीज की बात करें, किसी भी सीरीज की बात करें। उसके बाद आएगा एनालॉजी, जिसको हम कहते हैं सदृशता, एक समान दिखाई देने वाला। सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर्स तो एसएससी का समझिए गर्लफ्रेंड है। इससे 3 चैप्टर से कम 5 नंबर दे देता है। इस 3 चैप्टर से कम 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऑड मैन आउट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट, शब्दों को कैसे एक लॉजिकल ऑर्डर में शैलेश कुमार हम लोग सेट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट। फिर हम लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो ऐसे ऐसे रिसर्च हमने हमारे खुद के हैं कि जिस रिसर्च के माध्यम से आप चुटकी बजाते हुए किसी भी चीज को सॉल्व कर लेंगे। वेन डायग्राम, सैलोलिज्म, अगर आप सैलोलिज्म को लेकर के डरे हुए रहते हैं, बिल्कुल आपको नहीं डरना है। सैलोलिज्म कब से बना? जापान से तो इसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे कैसे रानी ने बनाया, फिर कैसे ये यूनान से होते हुए भारत तक पहुंचा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पूरे रिसर्च और कंप्लीट थ्योरी के साथ बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ना छूटे। बात समझ रहे हैं? इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर नंबर सीक्वेंस सीरीज। ये लेटर नंबर सीक्वेंस सीरीज ये रेलवे के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, लेटर नंबर सीक्वेंस सीरीज। उसके बाद आपका चलने वाला है कैलेंडर। आप सब जानते हैं कि कैलेंडर जो होता है, बच्चे हमेशा टेंशन में रहते, सर कैलेंडर नहीं बनता। अरे भाई साहब, टेंशन लेना ही नहीं है, अपन है ना, टेंशन नहीं लेने का, रिजल्ट लेने का। आप ठीक से पढ़िए, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है मनीष कुमार, चलिए। तो ये हो गया कैलेंडर। उसके बाद चलेगा मिसिंग नंबर। आप देखते हैं ना, मिसिंग नंबर का जब क्वेश्चन आता है आपके सामने बड़ा बड़ा सा, खास करके फेसबुक पे मिल जाएगा एक आध गो ऐसा क्वेश्चन चलाते चलाते, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न, 99% लड़के फेल। अबे 99% लड़के, कोई यूपीएससी का इंटरव्यू है, तुम्हारे चाचा जी का दलान नहीं, उसमें मिसिंग नंबर नहीं पूछता है। आपके नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए पीटी और मेंस हो चुका। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको मिसिंग नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना है मैथमेटिकल रीजनिंग। कहिएगा सर ये मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है? गणितीय तर्क शक्ति, रेलवे के एग्जाम्स में आएगा। उसके बाद आपको हम पढ़ाने वाले क्यूबाइड, रेलवे में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, बिहार एसएससी में भी आएगा, झारखंड एसएससी में भी आएगा, यूपी एसएससी में भी आएगा, हरियाणा एसएससी में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद चलेगा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, शैलेश कुमार ले लिया आपका नाम, क्या बार लिए? 5-7 बार लिया, आपका ध्यान है नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इनपुट, इन मतलब अंदर, अपुट मतलब डालना, तो अंदर घुसा है तो इनपुट, अब बाहर जो रिजल्ट निकला वो आउटपुट। जैसे गन्ना वाला मशीन देखे ना, जैसे गन्ना वाला मशीन देखे ना, तो गन्ना वाला जो मशीन होता है ना, उस गन्ना वाला मशीन में जब इधर से गन्ना पेरने वाला, हमारे यहां तो देखिएगा कि गन्ना पेरने वाला मशीन से अगर रिसाइकलिंग सीखना हो तो रिसाइकलिंग खूब से सीखो। पहले वो गन्ना पेरने वाला मशीन में गन्ना डालेगा, गन्ना डालेगा, वो मशीन फुर 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 करके बड़ी मेहनत से इधर से घुसाएगा, उधर से लुगदी निकालेगा और नीचे से रस निकालेगा। तो इधर से जो घुसाया उसको बोलते हैं इनपुट, और उधर से बाहर से जो निकला वो कचुम्बर और वो रस, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट। वो आउटपुट को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, एक बार वो लुगदी निकाला, फिर वो लुगदी को मोड़ करके फिर एक बार डाला, फिर रस निकाला, फिर खत्म नहीं हुआ, फिर लिया, फिर मोड़ मार के निकाला।
ठीक है बम बम कुमार, फिर मोर मार के निकाला। मतलब कि जब तक उसमें उसका एकदम खुन्नुस ना निकल जाए तब तक वो डालते रहता है, घुसाते रहता है। तो जो घुसाता है वो है इनपुट, और वो जो परिणाम निकल कर आता है उसको कहते हैं आउटपुट। जब वो एकदम खुन्नस हो जाता है ओकर बाद भी नहीं छोड़ता, फिर क्या करेगा, ओकरा बीच में दुगो नींबू काट कर रख देगा, अब फिर उसको एक बार घुसाएगा। मतलब आउटपुट का इतना कहानी कर देता है कि कुछ कहने का नहीं, और वो आउटपुट को भी फेंकता नहीं है, बाद में गाय को खाने के लिए दे देता है। तो वो इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे, ये बैंकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए, अगर यूपी में आपको दरोगा बनना है तो इनपुट आउटपुट आपको आना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। रेलवे में आज तक नहीं पूछा, लेकिन 4 जनवरी और 5 जनवरी को एनटीपीसी के एग्जाम में एक दिन पूछा, 2 दिन पूछा, 4 जनवरी और 5 जनवरी को। तो रेलवे वाले बच्चों के लिए अब ये इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 1 नंबर कंफर्म रहेगा। बाकी में भी रहता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में 1 नंबर कंफर्म रहता है हर एग्जाम्स में। उसके बाद पढ़ना है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की अपर्याप्तता। जैसे कि देखिए, अगर यहां पर हम लोगों को ये जितना भी चैप्टर है, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास डाटा अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज यहां पर लिख करके दिया जाता है। उसी चीज को हम लोग कहते हैं डीएस। डीएस बोले तो डाटा सफिशिएंसी। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये वर्बल रीजनिंग में आपको टोटल 26 चैप्टर पढ़ने हैं। वर्बल 26 चैप्टर पढ़ने से वर्बल का काम आपका हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं, क्या वर्बल वाला बात आपका क्लियर हो गया? तो हम आ रहे हैं आपके पास, वर्बल वाला अगर आपका क्लियर हो गया तो हम आ रहे हैं अगले टॉपिक एनालिटिकल के पास। क्या वर्बल आपका क्लियर है? ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां से रख लेंगे। चलिए, ये तो नॉन वर्बल है, पहले एनालिटिकल पे बात कर लेते हैं। अब आ जाइए जरा एनालिटिकल पे। सर बहुत ठंड है। ठंडी तो है, ये है, क्या करिएगा? ठंडी में ठंडी ना लगेगा तो गर्मी लगेगा। ठंडी में अगर गर्मी लगने लगे तो आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना? एक बार सब बच्चे कमेंट करके बताइए फटाफट से, क्या वर्बल वाला क्लियर हो गया सिलेबस, या वर्बल में कुछ पूछना है? उसके बाद हम लोग आ चुके हैं एनालिटिकल पे। 8 चैप्टर इसमें पढ़ना है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले आइए, जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, एक तरफ से सब लोग को कमेंट करना है। सभी लोग एक बार क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन है विकास चौधरी, बिल्कुल सारे बच्चे एक बार क्लियर ओके। सारे बच्चे एक बार ओके ओके कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीडीएफ मिल जाएगा, पहले शुरू तो करने दीजिए, पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करिए यस सर, यस सर। एक तरफ से सबको कमेंट करना है, ठीक है बाबू? अर्चना, चले आगे। अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल के पास। मायानंद गुप्ता जी आ चुके हैं किसके पास? एनालिटिकल के पास। तो एनालिटिकल के पास आते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है? एनालिटिकल में विश्लेषण होता है। एनालिटिकल में क्या होता है नवीन? विश्लेषण। क्या मतलब? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एनालिटिकल है, इस एनालिटिकल में हम लोगों को पढ़ना यह है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डिसीजन मेकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहिएगा सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है? ये नाच करके दिखाता है। हाँ, ये नाच के दिखाता है, ये नाच के दिखाता है डिसीजन मेकिंग। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कहिएगा सर क्या? जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका नौकरी हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, तो नौकरी होने के बाद आप क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। सबसे पहले तो अपना ब्याह करने का डिसीजन लेंगे कि ब्याह करना है कि ना करना है। तो ब्याह करने का जो डिसीजन होगा वो भी एक डिसीजन ही होता है, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपके सामने दिए जाएंगे कि ब्याह करना है तो कैसन लड़की से। आजकल जो सरकारी नौकरी होता है तो उसके सामने कई तरह के कंडीशंस रखे जाते हैं। लड़की एकदम मिल्की व्हाइट होनी चाहिए, लड़का का मुंह कैसनो रहे, इससे कोई मतलब नहीं। सरकारी नौकरी है तो लड़की मिल्की व्हाइट चाहिए। कोयला जैसन कार छौड़ा रहे चलेगा, लेकिन लड़की जो है वो एकदम होनी चाहिए एकदम दूध जैसा। जैसे ये मेरा बोर्ड, ये जो देख रहे हैं, इसका जो कलर है एकदम इस कलर का होना चाहिए। मिल्की व्हाइट लड़की चाहिए। ऊपर से 25 लाख दहेजो चाहिए, ऊपर से एगो बुलेट भी चाहिए, ऊपर से एगो बुलेट भी चाहिए। तब ना कहेगा
कि ले चले घुमाबे वो बुलेट पे, एक गाना आया था ना। तो कुल मिलाकर के बात हमारी ये है कि एगो बुलेट चाहिए, और ई बुलेट के चक्कर में एगो बात सुनना मेरे भाई, ध्यान देना, जरूरत से ज्यादा दहेज लेने के चक्कर में ये ऐसा का छोरा जो आजकल ही ले चली घुमाबे बुलेट पे जीजा वाला सुन सुन के सब अपना अपना दहेज में आजकल एक बुलेट मांगना शुरू कर दिया। अब बुलेट मांगना शुरू कर दिया तो सरकारी नौकरी है। हमारा गांव में एगो छोरा था, ओकरा ग्रुप डी में नौकरी था, ओकर बियाह हुआ तो वो भी मांगा एकदम 18 लाख रुपया एगो बुलेट। तो मिल गया, बियाह हो गया। तो कनियन मिली 1.5 क्विंटल का, हाँ एकदम 1.5 क्विंटल का। तो गांव में तनी मनी गड्ढा है, कहीं कहीं रोड टूट गया तो गड्ढा हो गया। तो बुलेट पे पहले अपने आगे में बैठा, हाँ पसली के आदमी, अब पीछा में बैठाया वो 1.5 क्विंटल का अपन कनिया के, 1.5 क्विंटल का अपन ओकर कनिया बैठी, ओकरा पीछा में एगो 1.5 मोन वाला बैग बांधा, और उसके बाद वो चला एकदम बुलेट लेकर के। अब बुलेट लेके चला तो एगो गड्ढा में घुसा। तो गड्ढा में जब घुसा तो गड्ढा में हच सीना घुसा, अब फट सीना टेढ़ टार गड्ढा था ही, और उसके ऊपर वो बुलेटवा पलट गया। तो बुलेटवा पलट गया तो नीचा में पहले अपने, ओकरा ऊपर पे वो बुलेट, आ वो बुलेट के ऊपर पे वो 1.5 क्विंटल का ओकर कनिया, आ ओकरा ऊपर पे बैग। हम देखे बोले मर ओकरे तौर में दबा के, और ले दहेज जरूरत से ज्यादा। तो यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके टर्म एंड कंडीशन आपके सामने दिए जाएंगे। आज जेकर सरकारी नौकरी नहीं होता है वो क्या कहता है, भौजी हो तनी लगाबा जुगाड़, यानी वो जुगाड़ लगाता है, तो उसको कहते हैं एडिशनल कंडीशन। तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। डिसीजन मेकिंग में एक होता है मेन कंडीशन, एक होता है एडिशनल कंडीशन। तो मेन कंडीशन और एडिशनल कंडीशंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका चलेगा कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि किसी भी चीज का जब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है तो आपको कार्रवाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक्शन कैसे लेना है, कार्रवाई कैसे करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इसके बाद आपको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब ये स्टेटमेंट एंड एजम्पशन क्या होता है, ब्याह से पहले जो बतिया मन में सोचते हैं ना, ओकरा कहते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे हमारी सरकारी नौकरी होगी, हमरो लेंगे मिलेगा, इसने खुद के सकल कैसनो कोयला जैसन रहे, लड़की चाहिए दूध जैसन। लड़की लोग का भी सेम प्रॉब्लम है कि लड़की लोग का खुद का मुंह कहनो नारियल जैसन रहे। हाँ, खुद का मुंह के कहनो नारियल जैसन रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़का चाहिए एकदम विराट कोहली नहीं, वाह रे वाह। तो एहने सब लड़की की शादी बाद में किसी जेठालाल जैसन लड़का से हो जाता है, जगह 1.5 क्विंटल का पेट निकलल है। हाँ, और ऊपर से ओकरा कहेगा बेबी। एगो मेरा दोस्त था, वो लॉकडाउन में ब्याह किया था, हम ना गए तो बाद में गए मिलने। तो बाद में गए तो घर पे गए, हम घंटी बजाए तो कनिए नहीं, मतलब उसकी बीबी आई। तो हम पहचानते तो थे नहीं, तो हम बोले कि भाई फलना आदमी को बुलाओ। हमारा दोस्त का जो नाम था तो गया बुलाने। वो बुलाने के बदले बुलाने थोड़ा दूर वहां से बढ़ गई, और उसके बाद वहीं से चिल्लाती है, बेबी इधर आओ ना, देखो ना समरेश जी आए। बोले बेबी 2 महीना पहले ब्याह हुआ, तुरंत बेबियो जन्म गया। अब वो बेबी जन्म गया तो इतना बेबी होशियार है कि बुझ जाता है कि कौन आया है नहीं आया है, बुझ जाता है कि कौन आया है नहीं आया है। ये तो अजीब है किस्सा है भाई, ये तो गड़बड़ बात है। कहीं दहेजे में तो बेबी नहीं मिल गया था। तो हम कंफ्यूज में थे, तभी देखे कि वो निकला 88 किलो का पेट निकला। हाँ दोस्त का की हाल चाल। हम बोले तू बेबी है रे, तोरा 88 किलो का पेट देख के लगता है कि पेट के अंदर में एगो बेबी है, तुझको बेबी बोल रही है, बताओ यार। तो ये जो होती है ना, यानी कि पीछे का रीजन, इसको कहते हैं एजम्पशन, हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा। और अगर झगड़ा हो गया, फाइटिंग वाइटिंग, पति पत्नी में तो झगड़ा होना ही है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी झगड़ा हो जाता है। अब मान लो एक पति पत्नी आपस में झगड़ के निकला,
झगड़ के कहीं घूमने निकला रोड पे, और रोड पे निकला तो पत्नी जो थी वो बड़ी शरारती थी। पत्नी जो थी वो बड़ी शरारती थी। तो पत्नी जब शरारती थी तो पत्नी अपने पति को बोल दी कि देखो ना, तो हर रिश्तेदार खड़ा है। रास्ता में वो गधा खड़ा था, रास्ता में वो गधा खड़ा था। तो गधा खड़ा था तो पत्नी कहती कि देखो ना, तो हर रिश्तेदार खड़ा है। अब बेचारा पति क्या करे, बीच सड़क पे बोल दी गधा को उसका रिश्तेदार। बेचारा पति क्या करता, कुछ नहीं करो, जो बताएंगे उसी को कहा जाएगा आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क। कुछ पत्नी को कुछ मत बोलो, गधे को बोलो ससुर जी नमस्ते। ठीक है भाई, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन तुम्हारे बात तो समझ ही गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को कहते हैं कथन एवं तर्क। इसी को क्या कहते हैं, कथन एवं तर्क। यानी ऐसा बात बोलो जिससे सामने वाला चुप हो जाए, तो कहते हैं कथन एवं तर्क। फिर आते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कोई भी काम करने के बाद का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। जैसे ब्याह करिएगा तो गोदी में चुनिया मुनिया आएगी, तो उसको क्या कहेंगे, कंक्लूजन, विवाह का कंक्लूजन। तो ब्याह से पहले जो सोचा वो हुआ एजम्पशन। अब ब्याह के बाद जो गोदी में आया वो हुआ कंक्लूजन। अब ब्याह के बाद झगड़ा को जो सुलझाया वो हुआ आर्गुमेंट। की कोई दिक्कत, अरे बोल भाई, नहीं ना। उसके बाद पढ़ना है काउज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। क्या काम करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्या काम करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है एसर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण। एसर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण, ये आपको रेलवे के एग्जाम्स में निश्चित रूप से 1 नंबर देखने को मिलता है। फिर पढ़ेंगे इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यूपीएससी सीसेट के लिए है। इन्फ्रेंस जो है केवल यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए है, और कभी कभी एसबीआई मेंस में पूछा जाता है और कभी नहीं पूछता। तो समझ गए। तो ये बात हो गई एनालिटिकल रीजनिंग की। तो एनालिटिकल की बात खत्म। अरे बोल भाई, एनालिटिकल की बात खत्म, एनालिटिकल वाला बात खत्म। तो आ जाए हम नॉन वर्बल पे। एनालिटिकल खत्म। एक बार सभी लोग यस सर कमेंट करिएगा। तो एनालिटिकल खत्म या एनालिटिकल में कुछ पूछना है? इतना चैप्टर से इतने चैप्टर्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट करके पूछ लो भाई। इतना चैप्टर है, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछो मेरे भाई। हो गया क्लियर? क्लियर सभी बच्चे एक बार ये सर कमेंट करिए, क्लियर हो गया? अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए जल्दी जल्दी से। मैं आप सबका कमेंट देख पा रहा हूं। हाँ, एकदम पूरा गर्दा उड़ा देना है विक्रम, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं। एक बार सारे बच्चे ये सर कमेंट कर देंगे, ठीक है? और जिन लोगों का आपका मित्र बंधु बांधव का अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो आप निश्चित रूप से आज ही करवा देंगे इसमें, क्योंकि ये फीस 750 हो जाने वाला है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे, हाँ एकदम पूरा का पूरा गर्दा उड़ा देना है, गर्दा तो उड़ाइए देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का कमेंट आ गया, कुछ पूछना नहीं है। आ जाते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग किस पे, नॉन वर्बल पे। अब नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल जो होता है अभाषिक होता है। नॉन वर्बल जो होता है वो क्या होता है? अभाषिक। अब अभाषिक क्या होता है भाई साहब? तो नॉन वर्बल जो होता है वो हमारा एक होता है इन्फ्रेंस का एक एग्जाम्पल। इन्फ्रेंस का एक एग्जाम्पल, इन्फ्रेंस क्या होता है? जस्ट लाइक एक पूरा का पूरा कहानी होता है, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी लिखेगा। आप छोटे क्लास में पढ़ते थे ना, मतलब कि 5वां 6ठा में जब आप पढ़ते थे और 10th तक आपको पढ़ने के, तो हिंदी में एक बड़ा बड़ा कहानी दिया जाता था और उस कहानी के नीचे कुछ क्वेश्चंस रहता था, तो उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंस। तो यहां पर उसी चीज का एक नया रूप में देगा। वहां पे कहानी का आंसर ढूंढना होता था, लेकिन यहां पे क्या होता है कि कहानी बड़ा सा लिखेगा, उसके नीचे एक लाइन लिखेगा। अब पूछेगा बताओ उस कहानी के अकॉर्डिंग ये लाइन कैसे सही है, सही है, गलत है, संभावना में सही है या परफेक्ट में सही है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंस, और ये यूपीएससी के एग्जाम्स में आता है और एसबीआई पीओ के मेंस में आएगा। अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको पीओ बनना है
तब मेंस के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में बैठना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो आपको सीसैट के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नन भरबल के पास, इसको जरा देखो रे भाई, जरा सीखो रे। नन भरबल क्या होता है पहले देखिए, भरबल समझे, भरबल मतलब भाषिक, बोल के बताया तो भरबल, अब बिना बोले इशारा में समझाया। जैसे कि जब आपको प्यास लगता है तो आप किसी को क्या कहते हैं, ए पानी लेके आओ, पानी लेके आ जाता है, तो मुंह से बोले पानी लेके आओ। अब क्या करेंगे नॉन वर्बल में, शब्द नहीं बोलेगा, मुंह से आवाजें नहीं निकलेगी, सिर्फ इशारों में काम चलेगा। वो कहते हैं ना, आंख मैंने तुझको देखा और तूने मुझको देखा, नहीं गीत आया था कि ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा और रब्बा रब्बा एक्सीडेंट हो गया। मतलब कि यहां जो काम होगा सिर्फ देख के होगा, यहां जो भी काम होगा वो क्या होगा, बस देख के होगा, बतिया के कुछ नहीं। नन भर्बल मतलब अभाषिक, अ मतलब नहीं, भाषिक मतलब भाषा, जिसमें भाषा का यूज ना हो उसको कहते हैं अभाषिक। ये बात तो समझ गए। जैसे कि आपको किसी को प्यास लगे तो किसी को बोलेंगे पानी लेके आओ तो पानी लेके आएगा, लेकिन अगर आप किसी को इशारा में भी ऐसे कर दें तो वो आपको पानी लाके दे देगा, समझ जाएगा प्यास लगी। ठीक है, इसका मतलब पानी पीना है। इसको क्या कहते हैं, अभाषिक। ठीक है, चलिए तो इसका एक एक चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज। तो ये यहां पर जब हम लोग मिरर इमेज पढ़ेंगे तो मिरर इमेज में हम लोग का क्या क्या होने वाला है, तो जरा इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज, जब आप किसी चीज को दर्पण में देखिएगा तो कैसा दिखेगा, किसी इंसान को दर्पण में देखने पर शब्द को देखना है, वर्ड को देखना है, किसी संख्या ग्रुप को देखना है, कई सारी चीजें, किसी फिगर्स को देखना है, घड़ी को देखना है, तमाम चीजों को जब मिरर में देखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, सेम टू सेम रहेगा, चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग मिरर में बात करते हैं। और मिरर को तो समझना बड़ा आसान है। कहिएगा सर क्या आसान है, तो मिरर कुछ ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है अपने घर में, पहले रूम में क्या करना है कि रूम बंद कर लेना है, गेट वेट एकदम चारों तरफ से बंद। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खतरनाक प्रयोग बता रहा हूं। सारा गेट उट एकदम चारों तरफ से बंद कर लीजिएगा, अंदर से कुंडी लगा लीजिएगा, कोई ना देखे, हो सके तो लाइट भी बुझा लीजिएगा, बत्ती बुझा लीजिएगा, एकदम इस तरह से। देखो बत्ती बुझा दिए, बस एगो जल रहा है, एकदम तनी गो वाला जलाना है, एगो आईना लेना है, एगो क्या करना है, आईना लेना है, और उस आईना को अपने सामने रखना है, और वो 2 रुपये का खरीद लेना है, उसको क्या बोलते हैं, बिंदिया। एक बार उस बिंदिया को अपने दाएं गाल पे लगाइएगा और फिर मिरर में देखिएगा, फिर उस बिंदिया को अपने बाएं गाल पे लगाइएगा, फिर उसको मिरर में देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जब आप वो बिंदिया अपने दाएं गाल पे लगाते हैं तो चित्र जो बनता है उसमें बाएं पे लगा लेता है, और जब आप बाएं में लगाएंगे तो दाएं पे लगा लेता है। ये प्रयोग लड़कों के लिए सावधानी विशेष बरतना है कि गेट का बंद होना आवश्यक है, लाइट का ऑफ होना आवश्यक है। अगर गेट बंद और लाइट चालू रहे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। लड़कियों के लिए कोई भी चीजों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और लड़का को अगर कोई देख लिया बिंदिया लगाते हुए तो यार प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। वाटर इमेज, यानी कि जब पानी में देखेंगे तो किसी चीज को कैसे देखा जाएगा। एक बात जान लीजिए, मिरर जब भी लगता है सामने लगता है। मिरर को कभी कपार पे रख के देखे हैं, मिरर में कभी चेहरा देखने का मन किया, मिरर उठाए कपार पे रख लिया और चेहरा देखने लगे, ऐसा नहीं होता। या मिरर को जमीन पे रख दिया और उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो गए फिर अपना चेहरा देख रहे, नहीं। मिरर जब भी होता है सामने, और पानी में अगर चेहरा देखना हो तो पानी हमेशा नीचे रख के देखा जाता है। तो नीचे में एक बर्तन में पानी रखेंगे, उसमें सिर झुका के देखा जाता है। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर पेपर कटिंग पढ़ेंगे, पेपर कटिंग कैसे पेपर कट किया जाता है, उसको कैसे फोल्ड किया जाता है। पहले पेपर फोल्ड करने के लिए पढ़ेंगे, फिर पेपर कट करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ द फिगर, यानी कैसे फिगर्स को काउंट किया जाता है, कैसे फिगर्स को काउंट किया जाता है। आपके सामने
कैसे फिगर्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। कभी आपको स्क्वायर काउंट करने के लिए बोलेगा, कभी ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोलेगा, कभी आपको वर्ग काउंट करने के लिए बोलेगा, अलग अलग प्रकार की चीजों को काउंट करने के लिए बोलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। फिर उसमें हम लोग को पढ़ना है सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। कहिएगा सर वर्बल में तो पढ़ा है सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन। वर्बल में अलग होता है सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल में अलग होता है। तो वर्बल में अलग पढ़ना है और नॉन वर्बल में अलग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट ऑफ फिगर, आकृतियों की पूर्ति। उसके बाद पढ़ाऊंगा एम्बेडेड फिगर, छोटा सा फिगर किस बड़े से फिगर के अंदर सन्निहित है, एम्बेडेड। फिर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिगर, आकृति का निर्माण। फिर पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ फिगर। यानी कुल मिलाकर के ये 12 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो नॉन वर्बल के अंतर्गत 12 चैप्टर, एनालिटिकल में 8 चैप्टर, तो 12 8 20 और 26 चैप्टर वर्बल में, तो 20 और 26 46 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो क्या मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि क्या आपका सिलेबस जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज आपका क्लियर है या नहीं। इसके बाद अभी हम लोग एक टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, तो क्या टॉपिक आज ही शुरू कर लें, अभी ही शुरू कर लें। कुल मिलाकर के अगर आप इतना 46 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इस 46 चैप्टर्स के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात तय मानिए कि मैं आपको अभी जितना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको जितना भी बताया, सबसे पहली चीज कि मैंने आपको बताया कि वर्बल में आपको इतना पढ़ना है, तो इतना पढ़ने के बाद आपका वर्बल का काम हो जाएगा। इसके बाद आपका नॉन वर्बल में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है और फिर एनालिटिकल में आपको ये 8 चैप्टर पढ़ना है। तो इतना के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये बात आप लोग एकदम निश्चित रूप से ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बोलो भाई, सब क्लियर? कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम की बात नहीं है ना? हो गया, चलते हैं आगे हम लोग। तो क्या हम लोग चैप्टर शुरू करें? पहले सिलेबस बताइए, सभी लोग का क्लियर है? सिलेबस बताइए, सभी लोग का क्लियर है? इतना सिलेबस जो हम अभी हम आपको बताए, क्या ये क्लियर है? क्लियर है? सभी लोग एक बार, जितने लोगों का क्लियर है वो सभी लोग एक बार यस सर टाइप कर दें। जल्दी जल्दी से सभी लोग यस सर टाइप कर दें, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत अभी करें या कल? चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे। चलिए देखिए, चैप्टर शुरू कहां से करें? कोई आपका पसंदीदा टॉपिक, कोई खास चैप्टर जिसको आप शुरू करवाना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई खास टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली टॉपिक शुरू करिए, तो हम लोग वो वाली टॉपिक शुरू कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई खास टॉपिक आपका जो आप चालू करवाना चाहें? नहीं तो हम लोग क्लॉक घड़ी को शुरू कर रहे हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? हाँ, अभी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, थोड़ा देर इसको पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने कहा कि यस सर अभी चालू करिए, तो अभी मैं चालू कर रहा हूं। तो हाँ, क्लॉक शुरू कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, लिखिए उसके बाद लिखिएगा। देखिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास एक गोल जैसा है, ये एक सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। तो यानी कि ये जब सर्कल है तो सर्कल के पूरे एक राउंड में 360 डिग्री का कोण बनता है। जब हम इसमें कांटा लगा दिए, यानी कि इसमें सुई लगा दिए, तब जाकर के ये हमारा घड़ी बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? घड़ी बन जाएगा। एक बात पहले जान लीजिए, पुराने जमाने में जो घड़ी होती थी, पुराने जमाने में जो घड़ी होती थी, जितनी भी घड़ियां होती थी, सारी की सारी घड़ियां गोलाकार आकार में ही मिलती थी। लेकिन आज के जमाने में आप लोगों को क्या होता है कि घड़ी आप जिस डिजाइन में खोजेंगे उसी डिजाइन में आपको मिल जाएगा। आप वर्ग में खोजेंगे, वर्ग में मिल जाएगा, आयत में मिल जाएगा, सर्कल में तो खैर मिलेगा ही, मोर के पंख में, घर में,
अलग अलग जो डिजाइन में खोजेगा उसी डिजाइन में आजकल घड़ी मिल जाता है। तो आजकल डिजाइनिंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन घड़ी बेचने वाला जो दुकानदार होता है ना, वो कहता है कि सर जी आप किसी डिजाइन का घड़ी खरीद लीजिए, उसका कांटा जो है वो तो गोले गोल घूमने वाला है, उसका कांटा जो है वो तो गोले गोल घूमने वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। तो देखिए घड़ी का डिजाइन कैसा भी रहे इससे कोई मतलब नहीं, उसका कांटा जब भी घूमेगा तो हमेशा गोल गोल घूमेगा, गोल गोल ही घूमेगा। तो मान लीजिए कि हमने एक घड़ी बना दिया, इस घड़ी में हमने 3 बजा दिया। अब हम लोग सबसे पहले मिनट वाली सुई की बात करते हैं। अभी हम लोग किस पे बात करते हैं? सबसे पहले मिनट की सुई की। तो जब हम लोग मिनट वाली सुई की बात करते हैं, पहले पार्टिकुलर हम लोग अकेले मिनट वाली सुई की बात करते हैं, सिर्फ मिनट की सुई की अकेले वाली की बात करते हैं। तो देखिएगा कि मिनट वाली जो सुई है अभी 12 पे है, मिनट वाली सुई अभी कहां पे? 12 पे। 12 से अगर ये चलते हुए पूरा का पूरा एक राउंड घूम जाए, 12 से अगर चलते हुए पूरा का पूरा एक राउंड घूम जाए तो मिनट के रूप में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। जाहिर सी बात है 12 से चल के अगर पूरा एक राउंड घूमे तो मिनट के रूप में 60 मिनट होता है। चूंकि ये सर्कल है और सर्कल के पूरे एक राउंड में 360 डिग्री होता है, इसलिए 60 मिनट बराबर डिग्री के रूप में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि 60 मिनट बराबर डिग्री के रूप में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो अगर हम इसी चीज को 1 मिनट बराबर निकालें तो 1 मिनट बराबर अगर हम निकालेंगे तो 360 बटा 60, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो 6 डिग्री आएगा। यानी 1 मिनट का वैल्यू डिग्री के रूप में क्या डिग्री होगा? 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री। कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या और प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक की बात की जाएगी, एक क्या की जाएगी? ब्लॉक। एक ब्लॉक की बात की जाएगी तो देखिएगा, ध्यान दीजिए कि मिनट वाली सुई अभी 12 पे है, मिनट वाली सुई कभी अभी कहां पे? 12 पे। अगर ये 12 से चल के 1 पे आ जाए, अगर ये 12 से चल के कहां पे आ जाए? 1 पे। तो 12 से चल के अगर 1 पे आ जाए तो 12 से चल के 1 पर जब आएगी तो इसको हम लोग एक ब्लॉक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ब्लॉक कहते हैं। 12 के बाद 1 आएगा तो उसको एक ब्लॉक, 2 तक 2 ब्लॉक, 3 तक 3 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक बराबर मिनट के रूप में होता है 5 मिनट। मिनट के रूप में कितना मिनट होता है? 5 मिनट। और अगर उसी को हम डिग्री के रूप में कहेंगे तो देखिए एक ब्लॉक बराबर 5 मिनट, तो यहां पर हमको यह बताइए कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर डिग्री में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ब्लॉक बराबर डिग्री में कहें, एक ब्लॉक बराबर, तो डिग्री के रूप में कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। एक ब्लॉक बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मिनट का मान 6 डिग्री, तो 5 मिनट का मान 6 पचे 30 डिग्री। ये भी चाहे तो लिख लीजिए, 5 मिनट बराबर डिग्री के रूप में कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी एक ब्लॉक का मान होता है 5 मिनट और 5 मिनट को डिग्री में कहते हैं 30 डिग्री। इसलिए एक ब्लॉक का मान डिग्री में कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसे यहां तक तो नहीं है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। और अगर वही बात 10 मिनट बराबर कहे तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 10 मिनट बराबर 10 छके 60 डिग्री। 15 मिनट बराबर कहे तो 15 मिनट बराबर 15 छके 90 डिग्री। 15 मिनट बराबर 15 छके 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि यहां पर 30 मिनट की बात करें तो 30 मिनट बराबर 30 छके 180 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो भाई साहब हाँ या ना। क्या ये क्लियर? सभी बच्चे एक बार बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मिनट की सुई पूरे एक राउंड में 60 मिनट में कितना डिग्री जाती है? 360 डिग्री। तो 60 मिनट बराबर हो गया 360 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो एक ब्लॉक बराबर 5 मिनट, फिर एक ब्लॉक बराबर 30 डिग्री और 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, 10 मिनट बराबर 60 डिग्री, 15 मिनट 90 डिग्री, 30 मिनट 180 डिग्री। हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। बोलो भाई साहब हो गया, लिख लिए? मिनट वाली की अगर बात हो गई तो थोड़ा घंटे वाली की भी बात कर लेते, फिर हम लोग थोड़ा 1-2 एग्जांपल्स इसमें अभी देखने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं घंटे की सुई की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई की। अब जो घंटे वाली सुई होती है वो घंटा वाला सुई देखिए अभी 3 पे, घंटा वाला सुई अभी कहां पे? 3 पे। अगर ये पूरा का पूरा एक राउंड घूमेगी तो क्या घंटा हो जाएगा? 12 घंटा। घंटे की सुई पूरा एक राउंड घूमेगी तो 12 घंटा, तो 12 घंटा में पूरा एक राउंड जाएगी यानी 360 डिग्री। तो फिर अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटा बराबर 12 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 360 बटा 12।
अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 घंटे का मान डिग्री के रूप में कितना डिग्री 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो 1 घंटा को मिनट में क्या मिनट कहते हैं, यानी घंटे की सुई 60 मिनट में क्या डिग्री जाती है 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, 1 मिनट बराबर हो जाएगी 30/60, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो 1/2 डिग्री, यानी कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट के रूप में कितना डिग्री जाती है, मिनट वाली 6 डिग्री जाती है। लेकिन अगर घंटे वाली सुई की हम बात करें तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री जाती है। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री जाती है, आधा डिग्री जाती है। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री जाती है, आधा डिग्री। तो ये बात आपकी कंप्लीट हो गई कि घंटे की सुई पूरा एक राउंड में 12 घंटा में अगर ये 360 डिग्री जाती है तो 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा को मिनट में कहते हैं 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो घंटे की सुई अगर 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है तो 10 मिनट में, 10 मिनट में घरे में सब लोग बोलिए तो 10 मिनट में 5 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री और 60 मिनट में 30 डिग्री। तो पता ही है। तो यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं। पहले आराम से छापिए, मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए साइड हो गए, जल्दी से इसको लिखिए। हो गया, लिख लिए। चलिए सारे बच्चे लिख लिए हैं, तो लिख लिए हैं तो लिखेगा टाइप 1 जिसका नाम है एंगुलर डिस्टेंस। स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, आज दे देंगे, आज दे देंगे। इसको लिखते जाना है, बोर्ड पर वाला को लिखते जाना है, बुक का स्टडी मटेरियल पीडीएफ देंगे, ठीक है। और इसको लिखते जाना है कॉपी में। ऑनलाइन वाले बच्चे का एक कमजोरी होता है कि वो लिख नहीं पाते, तो आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं तो इसलिए आप लोग लिखिएगा। चलिए लिखिएगा टाइप 1 जिसका नाम है एंगुलर डिस्टेंस। इसको लिख लिए। चलिए आते हैं हम लोग टाइप 1 पे, एंगुलर डिस्टेंस पे। एंगुलर डिस्टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पहले हम लोग बात करेंगे कि जब कोई भी सुई घूमेगी तो वो कितने समय में कितना राउंड घूमेगी। देखिए अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करें, किस चीज की बात करें, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। तो डिस्टेंस जो होता है, अगर मान लीजिए कोई घड़ी है, इसमें मिनट वाली सुई अगर पूरा 1 राउंड घूमेगी तो 360 डिग्री, तो 5 राउंड घूमेगी तो 360 25 1800 डिग्री होगी। तो डिस्टेंस का मान 360 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जब कोण दो सुइयों के बीच का कोण मापेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री से कम होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, जब दो सुइयों के बीच का कोण मापते हैं तब जाकर के वो 360 से कम होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस 360 से ज्यादा भी हो सकता है और 360 से कम भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। टाइप 1 लिख चुके हैं, टाइप 1 का नाम है एंगुलर बेस्ड, यानी कि कोणीय दूरी पर आधारित। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या है, लिखिएगा 5 घंटे 10 मिनट में, 5 घंटे 10 मिनट में किसी घड़ी की, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, 5 घंटे 10 मिनट में किसी घड़ी की मिनट की सुई, किसी घड़ी की मिनट की सुई कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। मिनट की सुई कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी।
कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? जरा इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करें तो जल्दी से बनाइएगा सारे बच्चे, और आंसर अपना अपना कमेंट करिएगा, जो भी आपका आ रहा हो, आम इमली कटहल, कोई दिक्कत नहीं है। गलती न होगा, होने दीजिए, गलती होगा फिर तो सही होगा ना, हम है ना। आया आंसर? जल्दी, फटाफट। देखो भाई, 5 घंटा 10 मिनट, तो 5 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या है? देखिए, 5 घंटा 10 मिनट, सबसे पहली चीज होता क्या है कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितनी कोणीय दूरी जाती है? 360 डिग्री, ये तो पता है, अभी बताए। देखिए, 1 घंटा में कितना डिग्री जाती है? 1 घंटा में जाती है 360 डिग्री, 1 घंटा यानी 60 मिनट में 360 डिग्री जाती है। तो मिनट वाली सुई 1 घंटा में 360 डिग्री जाती है, तो 1 घंटा में अगर 360 डिग्री जाती है, और ये भी बताएं कि 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, तो 6 डिग्री जाती है। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, तो कहता है 5 घंटा 10 मिनट में कितना जाएगी? 5 घंटा 10 मिनट में, तो 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 5 घंटा में 5 गुना 360 करेंगे तो 1800 डिग्री आएगी, 1800 डिग्री आएगी। प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुना 6 करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, यानी कि 1800 प्लस 60 कुल मिलाकर के हो जाएगा 1860 डिग्री। यही तो अपन का आंसर है। तो 1860, कुछ बच्चे 155 दे रहे हैं। अरे मनीष, 155 कहां से है? अब देखो, अब देश का सही है। आपको हमने फार्मूला कोई बोला था जो आप फार्मूला लगा करके अपने मन से कुछ कुछ निकाले जा रहे हैं? हमने कुछ बोला था, हमने क्या कहा कि कोणीय दूरी बताइए। कोणीय दूरी का मान 360 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 5 घंटा 10 मिनट में, तो 1 घंटा में मिनट वाली जाती है 360 डिग्री, तो 5 घंटा में 360 पच्चीस 1800, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 छक्के 60 डिग्री, जोड़ देना है, हो गया 1860। हो गया? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों का? एक और क्वेश्चन दें, वो तो सही बनाइएगा, फिर से बता दूं। देखिए, 5 घंटे 10 मिनट में, तो 1 घंटा में 360 डिग्री, 5 घंटा में 5 गुना 360 1800, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 छक्के 60, तो 1800 और 60 1860 डिग्री। यानी कि 1 घंटा में 1 राउंड घूम जाता है, तो 5 घंटा में 5 राउंड घूमेगा ना। और आपसे वही डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो डिस्टेंस आपको बतानी है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, अब जल्दी से बताइएगा। हाँ, कोणीय दूरी, ऑल डिग्री को ऐड करते हैं। हाँ, कोणीय दूरी में ऑल डिग्री को ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए, फिर प्रिया कुमारी ओवर करते हैं। लीजिए, क्वेश्चन है कि 3 घंटे 22 मिनट में, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सब लोग सही बना दीजिए, बस ओवर कर देंगे। 3 घंटे 22 मिनट में किसी घड़ी की मिनट की सुई कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? 3 घंटे 22 मिनट में किसी घड़ी की मिनट की सुई कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा फटाफट से।
चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, सारे बच्चे को आंसर देना है, एकदम स्पीड। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू भी हो गया है। बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन पे 30 सेकंड लग जाता है, तो क्या आज वाला ये जो क्लास है इसका वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाए? बोलिए, आप लोग कहेंगे तो डाल दिया जाएगा। इस क्लास का वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाए, अगर कहेंगे तो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर भी कहेंगे तो डाल दिया जाएगा। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है उनका आप लोग एडमिशन करवा देंगे, ये आज भर 550 रुपए में एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो जिन आपके मित्र बंधु बांधव का एडमिशन नहीं हुआ है उनका एडमिशन आप करवा देंगे, आज भर एडमिशन 550 रुपए में होगा। निश्चित रूप से आप सारे बच्चे कम से कम अपने एक मित्र बंधु बांधव को इस बैच में जरूर जोड़ लेंगे, ठीक है। सवाल नंबर हमारा जो ये है इसमें सभी लोगों का आंसर आ रहा है 1212 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। कहता है 3 घंटा और 22 मिनट। तो सबसे पहली चीज, 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 3 घंटा में 3 गुना अगर हम 360 करें तो 1080, और 1 मिनट में 6 डिग्री तो 22 मिनट में 22 छके 132। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 1212 डिग्री, और यही आप उनका आंसर है। और जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिया उन सभी लोगों का सही है। बोलो भाई सब क्लियर? बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों का क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ समस्या प्रॉब्लम की बात नहीं है ना? तो क्या यूट्यूब पे ये वाला वीडियो डाल दिया जाए, और आपके जो भी मित्र बंधु बांधव है उन सबका एडमिशन आप आज के आज करवा देंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो आज की कथा हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल और आपसे लेते हैं विदा। तो चलिए विदा लें, सभी बच्चों को बाय बाय।